आतंक के लिए। हीरे का इस्तेमाल काली कमाई से बारूद का व्यापार, ब्लड डायमंड। पहाड़ी देशों में जिस चमक ने सबको चकाचौंध कर रखा है, उसी चमक की परछाई अब डराने लगी है। सोना, हीरा, कीमती पत्थरों के लिए अपनी पहचान रखने वाले यूएई में अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल खेला जा रहा है, उसकी बुनियाद में आतंक की आग दिखाई पड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की नजर यूएई में होने वाले हीरे के काले कारोबार पर है। सूत्रों के मुताबिक अवैध तरीके से कमाई गई दौलत से हीरे की खरीद फरोख्त होती है और दुनिया की आंखों में धूल झोंककर इस रकम का इस्तेमाल आतंकी संगठन आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। तफ्तीश की इस कड़ी में जुर्म की दुनिया की जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देश के लिए बड़ा खतरा है। खुफिया एजेंसियों ने इस बार जो खुलासा किया है, उसने सबको सन्न कर दिया है। आतंकी संगठन जिस बुलेट और बारूद का इस्तेमाल करते हैं, उसे खरीदने के लिए दौलत को भी काले खेल के जरिए ही कमाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की नजर अब खाड़ी देशों में हीरे के उस काले कारोबार पर है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ों से निकला है। आयात निर्यात, हीरे का व्यापार, काले खेल का पर्दाफाश। खाड़ी देशों में हीरे की खरीदारी पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। सूत्रों के मुताबिक खुलासा हुआ है कि हीरे के कारोबार को हवाला के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है और इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल आतंक के लिए हो रहा है। खासतौर पर खाड़ी देशों में हीरे की खरीदारी कर आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर पैसा बनाने में लगे हैं और इस पर अब खुफिया एजेंसियों की गहरी नजर है। हीरे के इस कारोबार को करने का मकसद काले धन को सफेद करने से भी जुड़ा है। इस मामले में भारत सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और कैबिनेट सचिवालय में इस मामले को लेकर एक मीटिंग भी हुई, जिसमें शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ राजस्व और खुफिया विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस मीटिंग में पेरिस की एगमाउंट ग्रुप और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें इस बात को साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह हीरे के इस कारोबार के जरिए काले धन को सफेद करने और उस पैसे को आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मीटिंग में खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में हीरे की कोई स्थायी कीमत न होना एक गंभीर मसला बताया गया। रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ भारत के कीमती पत्थरों और खनिज पदार्थों के व्यापार के रिकॉर्ड वृद्धि पर भी जोर डाला गया, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। CIB यानी केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो ने इस जानकारी के बाद मामले को गंभीरता से लिया और इस संबंध में FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को अवगत कराते हुए इस मामले में और जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक FIU को अलग से इस संबंध में संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट को पता लगाने के लिए कहा गया है। वहीं केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो इस मामले को लेकर एक टीम बनाने की तैयारी में है, जिसमें खुफिया एजेंसियां, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। जाहिर है, यह भारत के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। वजह है वो दौलत जो अवैध तरीके से कमाई जा रही है और जिसकी जड़ में आतंक की आग है। लिहाजा खुफिया एजेंसियां अपनी तरफ से तैयारी में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हीरे के इस काले कारोबार में ऐसा नहीं है कि अकेले भारत ही शामिल है। यूएई से जो हीरे और कीमती पत्थरों का आयात निर्यात होता है, उसमें भारत के अलावा 4 और देश भी शामिल हैं, जिनमें सुपर पावर अमेरिका भी शामिल है। काले खेल का कारोबार, यूएई बना अड्डा, कई देश हैं शामिल। हीरे के काले कारोबार पर खुलासा हुआ है।
उसने खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इसके बाद खुफिया एजेंसियां उस रिपोर्ट पर भरोसा कर रही हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हीरे के इस काले कारोबार में भारत के साथ साथ इजराइल, बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हीरे के मूल्य का कोई निश्चित निर्धारण नहीं होता, लिहाजा हीरे की कीमतों में काले धन को वैध कर दिया जाता है। इससे पहले भारत के सूरत और मुंबई में ऐसे कुछ हीरे के आयातक सामने आ चुके हैं, जिन्होंने हांगकांग और चीन से हीरो का आयात कर हीरे की कीमत को ओवर वैल्यू दिखाया। संयुक्त अरब अमीरात से भारत में कई कीमती वस्तुएं आयात होती हैं, जिनमें हीरा, मोती, कीमती पत्थर, धातु, खनिज, ईंधन और तेल हैं। साल 2000 से 2011 में इन वस्तुओं का लगभग 63% भारत में आयात होता था, लेकिन साल 2012 से 13 में इसमें जबरदस्त तेजी देखी गई और ये आयात बढ़कर 90.4% तक पहुंच गया। यूएई से भारत में खनिज तेल अकेले इसी अवधि के दौरान 38% आयात हुआ, जबकि मोती, हीरे और कीमती पत्थर इसी अवधि में 52.4% आयात किए गए। इधर भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए निर्यात का सिलसिला भी जारी रहा। साल 2012 से 13 में कुल निर्यात होने वाली वस्तुओं में आधे से ज्यादा का निर्यात इन्हीं वस्तुओं का रहा, जिसमें हीरे और कीमती पत्थर शामिल हैं। कच्चे तेल के अलावा 2007 में भारत और यूएई के बीच हीरे और कीमती पत्थरों को लेकर जो द्विपक्षीय करार हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच इस व्यापार में 3 गुना वृद्धि हुई है। व्यापार के लिए ये करार दोनों देशों के आपसी रिश्तों के साथ दोनों देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए था, लेकिन आतंक के आकाओं ने जो जरिया अब इससे ढूंढ निकाला है, वो वाकई किसी बड़ी अनहोनी की आशंका पैदा करता है। लिहाजा हीरे की इस चमक पर अब खुफिया एजेंसियों की पैनी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश में अब बात करते हैं हाथरस के गुनहगारों की। हाथरस में स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। हाथरस पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही आरोपी हैं, जिन पर सादाबाद इलाके में एक स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने और उसकी बेरहमी से पिटाई करने का इल्जाम है। लड़की की पढ़ने वाली लड़की थी, नाबालिग, उसकी वीडियो क्लिप बनाई थी, जिसमें नामजद एफआईआर की गई थी और उसमें से 4 लड़के जो 4 अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी गिरफ्त से कोसों दूर हैं। पीड़ित की माने तो इन आरोपियों का खौफ स्कूल जाने वाली इलाके की सभी लड़कियों पर कायम था। ये बेहद ही पेशेवर किस्म के अपराधी हैं, जिनसे नरमी बरतना एक तरह से महिला अपराध को बढ़ा देने जैसा ही है। हाथ पैर भी जोड़े थे इनके। गाँव के लड़के थे? हाँ, गाँव के लड़के। कितने लोग थे? 6 के समथिंग। तो आपको दूसरी जगह भी लगे थे रास्ते में से? हाँ, कई जगह लगे थे, जो कि जगह मैंने कभी देखी नहीं है। आपके साथ मारपीट थी? हाँ, मारपीट थी। आपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं, मैंने डर की वजह से नहीं बताया था। तो कैसे मालूम पड़ा घर वालों को? यही बड़े पापा ने एक क्लिपिंग वगैरह देखी होगी बाद में, तो उन्होंने पापा को बताया, तो पापा ने तब एक्शन लिया। वारदात 13 मार्च की है, जब स्कूल से घर लौटते वक्त पीड़ित और उसके साथी को आरोपियों ने निशाना बनाया था। ये तस्वीरें उस वारदात की गवाह है, जिसके मुताबिक 6 लोगों ने लड़की के साथ अश्लील हरकत की और उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई थी। साथ ही लड़की के साथी की जानवरों की तरह पिटाई भी की गई थी। जो समझ नहीं पाया, ना लड़की समझ पाई, इन्होंने जो है एकदम तुरंत कब्जे में ले लिए, फिर इनको जो है एकदम भगा के ले गए सीधे। कुछ जो है उन जगहों की क्लिपिंग भी बनी हुई है। अन्य जगहों पे भी उठा के ले गए? हाँ, कई 2-3 जगहों पे ले गए। पुलिस का दावा है कि बाकी बचे आरोपी भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर
यूपी में स्कूल आने जाने वाली लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गूंज संसद में सुनाई दी तो सरकार की तरफ से जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा दिया गया। असम में घटना हुआ, नहीं तो कोई कह रहे उत्तर प्रदेश में घटना हुआ। मेरा कहना यह है, इश्यूज को फोकस करना, सदन में हाईलाइट करना, संबंधित सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये जरूरी है। मगर हम ये गलती आपका है, वो गलती इनका है, ऐसा कहना शुरू करें, फिर इसका कोई समाधान नहीं होगा। आरोप पुलिस की कार्यशैली पर भी है, जहां ऐसी वारदातों को लेकर पुलिस की गंभीरता तभी दिखाई देती है जब अपराधियों और अपराध के खिलाफ आवाज सड़क पर गूंजती है। दीपेश शर्मा, जी मीडिया, हाथरस। और अब बात सूबे में खत्म होते खाकी के खौफ की। उत्तर प्रदेश में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो अब पुलिस वालों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते। फर्रुखाबाद में हरे पेड़ों की कटान की जानकारी लेने पहुंचे वन दारोगा पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। यूपी से सामने आ रही सिलसिलेवार वारदातों पर अगर गौर करें तो अपराधियों के आगे पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। आम लोगों में पुलिस के लिए विश्वास में कमी दिखाई देती है तो अपराधी बेखौफ होकर खाकी को निशाना बनाने लगे। ताजा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां हरे पेड़ों की कटान की जानकारी पर पहुंचे वन दारोगा पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ मौके पर करीब 7-8 लोग, जो जिनसे पूछा गया कि जांच के दौरान पूछा गया कि लकड़ी जो है कहाँ से आई, क्या है, जो भी जांच हुई उसमें वो जो 7 लोग थे अभियुक्त, उन्होंने जो है डंडे और वाकी लेके दौड़ पड़े। एक तो वहाँ पे मशीन का मालिक था सर्वेश, और बाकी जो है वहीं मशीन पे काम करने वाले लोग थे। वन विभाग में तैनात दारोगा धीरेन्द्र यादव को शिकायत मिली थी कि मोहम्मदाबाद स्थित सर्वेश के आरा मशीन पर अवैध तरीके से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। वन विभाग के दारोगा की बस यही गलती थी कि उन्होंने आरा मशीन मालिक से इस बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की, जिसके बाद सर्वेश और उसके गुर्गों ने पूरी टीम को लाठी, डंडे और हथियार लेकर दौड़ा दिया। किसी तरह वहां से निकलने के बाद धीरेन्द्र यादव ने मोहम्मदाबाद कोतवाली में मामले की FIR दर्ज कराई। किसी लाइसेंस शुदा मशीन पर जो है अवैध पेड़, अवैध रूप से बिना परमिट के पेड़ काट के रखा हुआ था, जांच करने गए थे। तो वहाँ होता है कि जो अपने घर में कोई आता है तो कुछ लोग होते हैं वो गुट में इकट्ठे होकर जो है दवा बनाते हैं। तो इनके पास मारपीट तो नहीं किया, लेकिन यह है कि वहाँ उन्होंने जो है काम जांच करने में अवरोध पैदा करने की कोशिश की। पीड़ित दारोगा की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब खाकी को निशाना बनाने की कोशिश हुई हो। इससे पहले वारदात नंबर 1 15 मार्च को मुरादाबाद के कुंदरा की थाना इलाके में लूट की वारदात को रोकने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बदमाशों की गोली से एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। वारदात नंबर 2 10 मार्च को मुजफ्फरनगर में ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। 2 SLR राइफल लूटने के साथ साथ बदमाशों ने एक सिपाही लखपत को गोली मारकर घायल भी कर दिया और आसानी से फरार हो गए। आरोपियों पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा जा सका है। वारदात नंबर 3 10 मार्च को प्रतापगढ़ में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले से नाराज राकी गांव के लोगों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की जीप को भी आग के हवाले कर दिया। गनीमत की किसी भी पुलिस वाले को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। ऐसे कई और मामले सामने आ चुके हैं जब फर्ज के लिए खाकी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कभी दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला होता है तो कभी पुलिस कर्मियों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। सवाल यही है कि आखिर यूपी में कायम हो रहे कब मुमकिन होगा और कैसे होगा। दीपेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी और फिर लूटपाट की। सुरेश शर्मा
नगर के ये घटना है जहां रिटायर्ड इंजीनियर गोपेश्वर सिंह और उनकी पत्नी का शव खून से लथपथ मिला। बरेली में बेखौफ बदमाश, लूट के इरादे से डबल मर्डर, बुजुर्ग दंपति की हत्या से सनसनी। वारदात बरेली के बारादरी क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर की है, जहां रात के अंधेरे में बदमाशों ने इस घर को अपना निशाना बनाया। लेकिन सुबह के साथ बदमाशों के इरादे से जब पर्दा उठा तो इलाके के हर शख्स की रूह कांप उठी। घर में सामान बिखरे पड़े थे और कमरे में खून से सने एक दंपति के शव को देखकर सब सन्न रह गए। इस बात में हमको फोन पहुंचा था पुलिसों के यहाँ पे कि सामान बिखरा हुआ है, आप लोग यहाँ पे आ जाओ। तो हमने बच्चों को भेजा था, बच्चों को यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे, लड़कों को देने के लिए यहाँ पे, दामाद को यहाँ भेजा हमने कि भाई जब देखो तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है, पुलिस जब आ गई है। उसके बाद में वही लड़कों को बताया कि यहाँ पे जो है इनका मर्डर हो गया है। सुरेश शर्मा नगर के इसी मकान से रिटायर्ड इंजीनियर गोपेश्वर सिंह और उनकी पत्नी का शव खून से लथपथ हालत में मिला। बदमाशों ने कमरे के गेट पर ही रखी लोहे की रॉड से पीट कर दोनों की हत्या को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनके चेहरे तक बिगाड़ दिए। हत्या को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घर में रखी अलमारियों को आराम से खंगाला और उसमें रखे कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। ये घटना हुई है, इसको लेकर अब क्षेत्र के लोगों में काफी ज्यादा दहशत है और हम लोग भी दहशत में हैं। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी इससे पीछे वाली गली में ट्रिपल मर्डर हुआ था, वो भी उसका भी लगभग मेथड यही था, हमको पूरी तरह से क्रश कर दिया था। बहुत डर बैठा कि आप क्या करें, जल्दी घर बेचें, भागें यहाँ से, क्या नहीं करें। मतलब कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पर जो है कोई गश्त नहीं होती है, कोई भी सुरक्षा नहीं है। सुरेश शर्मा नगर तो बिल्कुल ही जंगल है। बुजुर्ग दंपति का बेटा फिनलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लिहाजा बुजुर्ग दंपति अपने घर में अकेले ही रहते थे। मामले की जांच में जुटी पुलिस को शक है कि डबल मर्डर और लूट को अंजाम देने वाले आरोपी इस जगह से पहले से वाकिफ थे, क्योंकि जिस तरह से आरोपी घर में दाखिल हुए हैं वो किसी जानने वाले की ओर ही इशारा करता है। इस संबंध में हम लोगों ने क्राइम ब्रांच को भी एक्टिवेट कर दिया है, सर्विलांस की टीम को एक्टिवेट कर दिया है, हमारी सिविल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और साथ में जो है डीआईजी महोदय ने रेंज से जो एसओजीज हैं उनको भी लगाया है। इट्स अ चैलेंज फॉर अस। महीने हुई घर की पुताई में लगे मजदूरों का भी इस वारदात के पीछे हाथ हो सकता है, लिहाजा आईजी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेंज के चारों जिलों की एसओजी और क्राइम ब्रांच को लगाया है। पुलिस ने दावा तो किया है कि बहुत जल्द ही इस मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोग एक के बाद एक हुई ऐसी वारदातों के बाद पुलिस प्रशासन से खासा नाराज हैं। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, बरेली। झांसी में दबंगों की छेड़खानी से परेशान एक महिला पिछले कई दिनों से अपने परिवार के साथ गांव से बाहर रह रही है। पीड़ित महिला ने आला अफसरों को अपनी आप बीती बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला के मुताबिक गांव का एक दबंग पिछले 2 सालों से उसे परेशान कर रहा है। जब वो घर में अकेली होती है तो जबरन घर में घुस आता है और छेड़खानी करता है। महिला के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने महज खाना पूर्ति कर उसे छोड़ दिया। उधर पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग भदरवारा जो ईरज के पास है। अच्छा, हाँ। क्या हुआ तुम्हारी बहू के साथ? हमारी बहू के साथ ये हुआ, साहब के आप 2 साल से परेशान कर रहा है, कब्जा करना चाहता है वो। हमें पंडित लोग हम कब्जा नहीं करने दे रहे, बहू अकेली देख लेता है वो छेड़छाड़ करे और हमने रिपोर्ट भी की तो एरत थाने में साहब सॉल्व कर दी और गरौठा से उसकी जमानत करा दी। और हमने जब उसको कहा है तो बोले घर पहुँच गया जमानत करके, बोलो का कर ले पुलिस वाले, हम उनको देख लें, चली जाओ के जा रही सोमता तो उसमें सावे थे 2 दिन के ढरे झांसी में। मथुरा में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की फांसी लगाकर हत्या कर दी। मामला सदर बाजार इलाके के मोती एनक्लेव का है। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना आरोपी पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी शराब का सेवन ज्यादा करता था, इससे निजात दिलाने के लिए ही उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन 2 दिन पहले ही वो घर लाया गया। आरोपी ने पत्नी की हत्या की और इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने
केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ समय पहले नशे का आदी था, नशे की वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करा दिया गया था। तो कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि सुधर गया होगा 4-5 महीने में, तो वो घर पे लेके आई 2-3 दिन पहले। तो उसे लगा कुछ चेंज है, तो उसने शाम को जाके अपने घर में मैगी बनाई। उसने जो मैगी बना के नशे में कुछ गिरा, उसे डरा हुआ था, अपनी बेइज्जती काट उसे कुछ खिला के और उसे गला घोंट के मार दिया।